बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। और मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे सीनियर रज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल ये है कि एक ही दिन के अंदर सोने की कीमत में 6500 रुपये इजाफा हो चुका है और वह तारीख की बुलंद तरीन सतह 2,09,000 रुपये तक पहुंच चुका है। डॉलर की कीमत में भी इजाफा हुआ है और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर एक माशी बहरान जन्म लेने को है। IMF के साथ अगर हमारा 9th रिव्यू कंप्लीट हो जाता है और IMF की तरफ से हमें कर्ज की किस्त का इजरा हो जाता है जो 1.2 अरब डॉलर का होना है, तो उसके बाद रवां साल के अंदर ही हमने 2.8 अरब डॉलर कर्जों की मद में वापस भी करने हैं। पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों के अंदर अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। इंपोर्ट की जितनी अशिया हैं, घी हो गया, चाय हो गई, दालें हो गई, उन सब की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। उसके साथ साथ LCs ना खुलने की वजह से पोर्ट पे फंसे हुए कंटेनर्स के जो रेट हैं, उनके किरायों में जिस हद तक इजाफा हुआ है वो भी होशरुबा है। पाकिस्तान के अंदर मौशी इस्तेहकाम आता दिखाई नहीं दे रहा, तो दूसरी तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम की फजा भी पैदा होती जा रही है। आज मरियम नवाज साहिबा जो चीफ ऑर्गेनाइजर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो पाकिस्तान वापस आई। एयरपोर्ट पर उनके इस्तकबाल के लिए कारकुनान मौजूद थे। उन्होंने कारकुनान से खिताब किया और उस खिताब में उन्होंने एतराफ किया कि मुल्क में मौजूदा जो महंगाई की सूरत हाल है वो बेहतरी की तरफ गामजन होगी, लेकिन अभी उनको इदराक है कि महंगाई है। उन्हें किस हद तक इदराक है और उससे चारा हासिल करने का उनके पास फॉर्मूला क्या है, वो जरा गुफ्तगू मुलाहिजा कीजिए। मुझे एहसास है, नवाज शरीफ साहब को एहसास है कि मुल्क में महंगाई है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, रोटी महंगी है। मुझे एहसास है महंगाई है, लेकिन मेरी कौम से मैं ये वादा करना चाहती हूँ कि वो नवाज शरीफ ही था पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला और 3 दफा तरक्की के रास्ते पे डाला। तो उम्मीद रखना मेरे भाइयों और बहनों, तरक्की करता हुआ पाकिस्तान वापस आएगा। इसहाक डार साहब पर यकीन रखो, अल्लाह ताला पर यकीन रखो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी है। वो खुद तो पाकिस्तान आ गई हैं, उनका इस्तकबाल किया गया और उन्होंने अवाम को उम्मीद दिलाई है कि बेहतरी की जानिब पाकिस्तान गामजन होगा। नवाज शरीफ ने मुश्किल हालात से पाकिस्तान को निकाला, अब भी निकालागा। लेकिन नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से वो क्या राय रखती हैं, वो भी मुलाहिजा कीजिए। मैं खुशखबरी सुना दूं आपको, सुना दूं आपका और मेरा महबूब कायद बहुत जल्दी इंशाअल्लाह आपके दरमियान मौजूद होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बहुत जल्द आपके दरमियान में मौजूद होंगे, ये कहना है मरियम नवाज साहिबा का। तो आज उनकी आमद के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नई हिकमत अमली के हवाले से बातचीत करते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहिबा तो पाकिस्तान आ चुकी हैं। महंगाई का इदराक भी उन्हें है, एतराफ़ भी कर रही हैं, छुटकारा हासिल करने का फॉर्मूला भी शायद उनके पास मौजूद है। उनकी आमद को किस नज़र से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यासर, मैं अभी एक शादी से आया हूँ। शादी पर गवर्नर पंजाब से लेकर मुस्लिम लीग नून के तकरीबन तमाम वज़रा मौजूद थे और मेरी उनसे बड़ी तफसीली गुफ्तगू हो रही थी और मुझे उनमें से किसी एक ने यह बात नहीं कही, किसी एक ने, कि आने वाले चंद सालों में भी ये महंगाई पर कंट्रोल कर लेंगे। बल्कि मुझे तो 3 वज़रा ने यहां तक कहा कि हम तो डरते अपने अपने हलकों में नहीं जा रहे, क्या अपने हलकों में जाकर हम कंपेन कैसी करेंगे, किस तरह कंपेन करें। इतनी महंगाई हो गई है कि और आने वाले दिनों में शायद 2 दिन बाद या 3 दिन बाद पेट्रोल भी हमें ना मिले। और ये मैं आपको बात बता रहा हूं किसी तहरीक इंसाफ की नहीं, ये मुस्लिम लीग नून के वुज़रा की बात बता रहा हूं। मैं जिस शादी से अभी आया हूं, सलमान गनी साहब की बेटे की शादी थी, तो ये तो आलम है। आज मैंने अपनी आंखों से आज मरियम साहिबा का जलसा देखा है। मैं स्पेशल देखने गया, मैंने कहा देखो तो सही यार, 10 लाख लोग इकट्ठे होने हैं, इतना पैसा लगाया गया है, पूरे पंजाब को बैनर से भर दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन की एक फौज जो है उसे वहां पर कहा गया कि आपने पहुंचना है, वहां पे हाजिरियां लग रही हैं। लाहौर शहर के अंदर गुजरावाला, शेहूपुरा, ओकारा, साहिवाल, चीचावतनी, पत्तों की किसी एक जगह से मियां चन्नू समेत किसी जगह पे वैगने नजर नहीं आ रही। सारी मुस्लिम लीग नून ने बुक कर ली है। कितना बड़ा इज्तिमा होगा। तो मैं गया वहां पे, मैंने वो पंडाल देखा, 2000 कुर्सी टोटल थी, 1300 लगी हुई थी, 700 साइड पे पड़ी थी। बाद में लगा ले, वो भी लगा ले।
और मैक्सिमम, मैं नहीं ये कह रहा, ये इनकी अपनी एजेंसियां कह रही हैं, जो इनकी अपनी हुई एजेंसियां की रिपोर्ट है कितने लोग हैं। एक ने लिखा है 5300, एक ने लिखा है 5900 और एक ने लिखा है 5000 के करीब ये लफा लिख। अब मरियम साहिबा के आने से जो तवक्कुआत थी, अगर मरियम साहिबा को यह तवक्का होती, वो तो 10 लाख मजमे के सोच के आई थी ना। पहली बात तो मुझे यह समझ नहीं आ रही कि मरियम साहिबा क्या कोई चीज फतह करके आई थी, क्या कोई वर्ल्ड कप जीत के आई थी, क्या वो कोई लंदन से इतना पैसा लेकर आई थी जो अवाम के लिए हो कि उसको उनका ऐसा इस्तकबाल हो रहा है क्या था जी। वो गले का ऑपरेशन कराने गई थी, ऑपरेशन करा के वापस आ रही हैं और उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। यही पैसा इस्तकबाल का, यही वैगनों का किराया, यही बैनरों की पेमेंट, यही सारी चीजें अगर आप गरीबों पे खर्च कर देते, आप उन लोगों को जो आटा रोटी के लिए तरस रहे हैं उनको दे देते, वो लोग जिनके घरों में फाके हैं उनको दे देते, वो लोग जो एक पैरासीटामोल की गोली को तरस रहे हैं उसको दे देते, वो लोग जिनके पास पेनाडोल नहीं है उनको दे देते, वो लोग जो आज सड़कों पे बेरोजगार पड़े हैं, जिनपे सर्दी में जिनके पास रजाई कंबल चादर नहीं है उनको दे देते, तो शायद इनका वोट बैंक बच जाता। यासर आज गौर करें आप, आज सबसे छोटी तकरीर की है मरियम साहिबा ने। मरियम साहिबा की तकरीर निकाल के देख ले, एक एक घंटे की होती है, क्योंकि उन्हें नजर आ गया आज आधी क़यादत नीचे रही, आज आधी क़यादत को ऊपर चढ़ने नहीं दिया गया, आज सजा दी गई कि आप बंदे नहीं लाए, आप नहीं लाए, आप नहीं लाए। जरा उस्मा बुहारी साहब का वो शॉट हो सके तो वो भी दिखा दे कि वो जमीन पर धरना देके किस तरह बैठी हैं, बाकी लोगों को भी दिखा दे। और आज आप देखें कि मेन क़यादत कितने लोग थे जिन स्टेज पे जिनकी तकरीरें करवाई गई। आज बेसिकली नून लीग को का वो वोट बैंक, वो शोर जो होता था वो नहीं था। आज आपने एक साइड की सड़क पर एक टेंटिंग करके आपने लगाया हुआ था, आप लोगों की हाजिरियां भी लगा रहे थे, आप एमपी एमएनएस की भी हाजिरियां लगा रहे थे, आप गिनतियां भी कर रहे थे, आपने उन कार्यों को भी देख लिया, उन चीजों को हर चीज आपके सामने आ गई। असल मामला क्या है? असल मामला यह है कि महंगाई हद से बढ़ गई है। आपको चाहिए था आज शॉर्ट वो भी सुना देते हम, वो शॉर्ट जो जब इन्होंने हुकूमत ली तो मरियम साहिबा ने कहा था कि अगर 1 रुपया या 1 पैसा भी पेट्रोल सस्ता हुआ तो मियां शहबाज शरीफ साहब फौरी रिलीफ देंगे। याद है ना आपको यासर साहब जी? इन्होंने ये लफ्ज कहे थे, लेकिन क्यों नहीं दिया भाई? आने वाले 3 से 4 दिन बाद महंगाई का जो तूफान आ रहा है, उसके बाद आप देखिएगा इन हुक्मरानों की नींदें उड़ जाएंगी। ये मरियम साहिबा को बकायदा बुलाया गया है, मरियम साहिबा को इसलिए बुलाया गया है कि आए आकर कप्तान का जोर तोड़ें, आए आकर कप्तान के खिलाफ कंपेन करें, आए आकर अवामी इज्तिमात करें, आए आकर अवाम को अपने साथ मिलाएं। लेकिन पहले ओवर में ही ये आउट हो गई हैं। पहला ओवर था आज, पहले ओवर की पहली गेंद पे आउट हो गई हैं कि 15-20 मिनट 25 मिनट की तकरीर की, उसके बाद सीधी घर चली गई। भाई अगर ये मजमा बड़ा होता तो ये जाती वहां पर पूरे रूट के साथ और सारा दिन डिस्कस होता कि मरियम साहिबा का फलां जगह पे काफिला पहुंचा है, फलां जगह काफिला पहुंच गया, फलां जगह काफिला पहुंच गया। दूसरी बात, आप किस तरह कह रही हैं? आप पहले कह रही हैं आप इसहाक डार पे यकीन रखें, उसके बाद आप कह रही हैं अल्लाह ताला पे यकीन रखें। आप कहें सिर्फ अल्लाह ताला पे यकीन रखें, इसहाक डार पे यकीन ना रखें। इसहाक डार ने तो बेड़ा गर्क कर दिया, क्या नहीं किया? क्या इसहाक डार ने वादा किया था वो पूरा किया? या इसहाक डार ने कुछ चीज सस्ती की? क्या इस मुल्क के अंदर कोई एक डॉलर स्मगलिंग करने वाला पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया। यासर अब आम ज़हन में रखिएगा, आने वाले चंद दिन, मैंने उस दिन भी कहा था यासर अगले हफ्ते जब आप प्रोग्राम करेंगे, मैं आज भी जो मैंने कल बात की थी, आज भी इस बात में मैं स्टैंड ले रहा हूं। अगला हफ्ता जब हम प्रोग्राम करने बैठेंगे, इस मुल्क की सियासी सूरत हाल ऐसी तेजी से तब्दील हो चुकी होगी कि हुक्मरान घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, लोगों के हुक्मरानों के दफातर बंद हो जाएंगे, सियासतदानों को वोट मांगना महंगा पड़ जाएगा, सरकारी अफसरान शायद अपनी गाड़ियां इस्तेमाल करनी छोड़ दें। ये हालात हो जाएंगे। भूखा अपने आप इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है? अपने बेटे की भूख बर्दाश्त नहीं करता। बहुत सी जगहों से इत्तलात ये हैं कि पेट्रोल नहीं मिल रहा, कतारें लगी हुई हैं, पाकिस्तान के अंदर मौशी बहरान जन्म लेने वाला है। ये पेट्रोल जो नहीं मिल रहा, ये कीमत बढ़ने की वजह से नहीं मिल रहा जिसकी मुमकिना इम्कानात हैं, या फिर शॉर्टेज हो चुकी है जिसकी वजह से कतारें लगी हुई हैं? देखिए जी, शॉर्टेज भी हो चुकी है, 5% शॉर्टेज है और 95% जो है
वो पेट्रोल की कीमत बढ़ने के लिए माफिया जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं, वो पेट्रोल रोक के बैठ गए, क्योंकि इस मुल्क में सिर्फ एक ही काम हो रहा है, सियासी अफराद को निशाना बनाओ, लोगों पर FIR दर्ज करो, पुलिस की ड्यूटियां लगाओ, कहो कि इन्हें पकड़ो, इन्हें जेलों में डालो, इन पर मुकदमा दर्ज करो, किसी की नहीं माननी, किसी अफसर को नहीं माननी, किसी कानूनी अदारे की नहीं माननी। ये सारा चल रहा है यासर, और इसकी तरफ तवज्जो कोई नहीं दे रहा। अब भाई 1 से 1.5 माह बाद आपके रमजान शरीफ आने वाला है, रमजान शरीफ में वैसे चीजें डबल हो जाती हैं, किस तरह करेंगे आप? पेट्रोल अगले 2 दिन बाद मुझे आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा के दिखाइएगा, आप देखेंगे क्या होगा। पेट्रोल उस वक्त आएगा जब इसकी कीमत 50 रुपए कम से कम बढ़ चुकी होगी, फिर ये पेट्रोल मिलेगा। लेकिन 50 रुपए बढ़ने के बाद कौन पेट्रोल डलवाएगा? लोगों के पास पैसा कहां से आएगा? जिनकी तनख्वाहें कम है उनके घर में आटा किस तरह जाएगा? लोग अपने मैंने कहा था कल भी कि लोगों ने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाने से खत्म कर दिया है। लोगों के बच्चे अब स्कूल नहीं जा रहे, उनके पास फीसों के पैसे नहीं हैं, किताबों के पैसे नहीं हैं। अस्पतालों के अंदर सूरत-ए-हाल ये है कि आप अस्पताल वाले खुद कहते हैं कि जनाब मेडिसिन नहीं है, बाजार से लेकर आए। बाजार से सरकारी अस्पताल में जाने वाला कहां से मेडिसिन लाएगा? सरकारी अस्पताल में जाने वाला कहां से बेचारे इतनी हिम्मत रखेगा? प्राइवेट अस्पतालों में जाने की पोजीशन यह है कि कई प्राइवेट अस्पताल जो है वो एक बिल्कुल बैठे हुए हैं कि आए जो भी आए उसे ज़िबा कर दें, उसे मार दें, उसे काट दें। तो ये तो आलम हो चुका है यासर। फर्टिलाइजेशन तो इतनी राना साहब बढ़ चुकी है कि कैंसर के इलाज के लिए जो इंजेक्शन होता था पहले 22,000 रुपए का, अब वो 60,000 रुपए में ब्लैक मार्केट से मिल रहा है। शुक्र करें 62 पे मिल रहा है। मुझे बताइए इसके जुम्मेदार कौन है? ये किसकी हुकूमत है? इसकी जुम्मेदार हुकूमत है, चाहे किसी की भी हुकूमत हो, इसकी जुम्मेदार अदारा वो अदारे हैं जिनकी ये जुम्मेदारी थी। लेकिन बदकिस्मती है, मैं फिर कह रहा हूं, यहां पर मुल्क के अंदर मुआशी से काम नहीं लाया जा रहा, यहां पर सियासी कत्लेआम किया जा रहा है, यहां पे सियासी इंतकाम लिए जा रहे हैं। अब आपको मैं एक सिंपल बताता हूं, खुदा की कसम है, सुबह से एक मेरे सामने एक वाकया आया और मैंने उस वाकये के बाद किस पुलिस अफसर से राब्ता नहीं किया। ये आप स्क्रीन पे अगर देख सकें, एक छोटी सी बच्ची है, 3 साल की एक बच्ची, मेहरुन्निसा उसका नाम है, वालिद उसका दर्जी है। बच्ची घर से निकलती है, मंचनाबाद की ये बच्ची है, के इलाके की बच्ची है, घर से निकलती है ये बच्ची और उसके बाद नहीं मिलती। बाद में इसकी लाश एक गटर से मिलती है। अच्छा, वो गटर ये नहीं कि ओपन गटर है, उसका ढक्कन खुला हुआ है, बच्ची गिर गई, नहीं, ढक्कन बंद है, उसके नीचे लाश है। और उसकी जब लाश निकाली जाती है, पता किस तरह लगता है, ऐसे ही कोई कहता है यार इसको भी खोल के देखो, नीचे लाश निकलती है, बच्ची की लाश, 3 साल की मासूम फूल। पुलिस FIR दर्ज कर लेती है, लेकिन आज के दिन तक उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसलिए नहीं दी जाती कि वहां पर पता चलता है कि फलां तगड़ा शख्स जो है वो बच्ची के इर्द गिर्द देखा गया था। जिस मुल्क के अंदर जुल्म यहां तक बढ़ जाए और पुलिस सिर्फ सियासी पकड़ दगर पे लग जाए, पुलिस सिर्फ इंतकाम लेने पे लग जाए, तो वहां पर फिर क्या होगा? वहां पर कोई इदारा 5,000 की चीज 22,000 में मिलेगी, फिर यही चीज जो है ना 1,22,000 में मिलेगी, फिर 3,22,000 में मिलेगी। फिर लोग क्या करेंगे? लोग अपने गुर्दे बेचेंगे, लोग या चोरियां करेंगे, लोग जेवर बेचेंगे। मैंने आज एक तस्वीर सोशल मीडिया पे देखी, एक औरत अपनी बेटी को साथ लेकर खड़ी और नीचे लिखा बेटी बढ़ाए फरोख्त। तो किसी ने लिखा हुआ देखा, मैंने परसू करते करते वो नंबर लिया, पता क्या लगा कि उस औरत गरीब औरत से राब्ता हुआ मेरा, तो उसने कहा क्या करूं बेटा, मैं इसको खिला नहीं सकती तो मैं अपनी बेटी को बेच देती हूं, कम से कम ये जिस जगह जाएगी रोटी तो खा सकेगी ना। ये आलम है क्या इस्लाम ने हमें ये दर्स था? हमारा हुक्मरान जो है उनका ये काम था। मुझे तो अफसोस होता है, दुख होता है। मरियम साहब आई हैं, बाइट से खुशखबरी क्या दे रही हैं, तैयार हो जाएं आपके मेरे महबूब का खुशखबरी। मैं क्या शायद खुशखबरी उनकी तकरीर में ये हो कि तैयार हो जाएं जनाब, हर चीज सस्ती हो रही है। नहीं, आपके मेरे महबूब का नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं, और भाई हमें नवाज शरीफ आए ना आए, आप आए ना आए, कोई और सियासतदान आए ना आए, आम आदमी को रोटी दें,
अरबों रुपए के कंटेनर जो वहां फंसे हुए हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान की माशत तबाह हो रही है, खुदा का वास्ता उसे खोलें। डॉलर आपने अचानक उस स्टेज पे ले गया जिसकी इंतहा कोई नहीं। क्या अब मिडिल क्लास शख्स भी अपनी बेटी को जेवर पहना सकता है? क्या अब एक आधा तोला की छोटी सी अंगूठी, बालियां आप और मैं किसी को लेकर दे सकते हैं? क्या हम सोच सकते हैं कि हम अपने बच्चों को यह चीज पहना सकेंगे? तस्वर खत्म हो गया है। गरीब आदमी कहां से 2,09,000 रुपया फी तोला सोने के पैसे करेगा? पहले 10 लाख रुपया, 10-11 लाख रुपया इकट्ठा करें 5 तोले सोने के लिए, सबसे कम है। उसके बाद शादी के लिए बाकी चीजें। कहां हम किस दौर में आ गए हैं इस मुल्क के अंदर? 2,09,000 तो बहुत बड़ी रकम है। यहां पे तो खबरें ये हैं कि एक रोटी के ऊपर प्याज रख के खा लिया करते थे, अब प्याज भी औकात से बाहर हो चुका है। औकात से भाई, प्याज की कीमत डॉलर से कुछ कम है। डॉलर और प्याज दोनों की दौड़ लगी हुई है। किससे खाएंगे? आपके पास खाने के लिए है क्या? जिस मुजरी मुल्क के अंदर, चले मान लिया जी प्याज आता था सिंध से, सिंध में सैलाब आ गया, लेकिन क्या उसका बंदोबस्त किसने करना था? अवाम को यह सब कुछ किसने देना था? 10 माह हो गए इस हुकूमत को। इस 10 माह में सवाए एक घड़ी के और कोई काम ही क्यों नहीं इनके पास? क्या दिया इसने इस पूरी कौम को? इस पूरी कौम को मांगने पे लगा दिया है। आईएमएफ से मुआहदा कर लेंगे, पैसे मांगेंगे, और काम ही कोई नहीं है हमारे पास। पैसे मांगने के बाद कहां जाएंगे हम? अगर सऊदी अरब हमारी मदद ना करता होता, अगर सऊदी अरब हमें हर दफा हमारी सपोर्ट ना करे, तो हम कहां पे रहते? क्या है हमारे पास? अगर आपने कुछ करना है, अगर आप में इतनी हमदर्दी है मरियम साहिबा, तमाम मुस्लिम लीग नॉन के एमएनएस को कहें कि अपनी तनख्वाहें बंद करें, उनके पैसे लें, जो आपके पैसे बाहर पड़े हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। आप अपने भाइयों से ही कह देना कि जनाब आप अपने डॉलर पाकिस्तान ले आए, आप अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर दे। इसी तरह इसाक डार साहब भी अपने बेटों को कह दे, इसी तरह दीगर सियासतदान भी कह दे, तो खुदा की कसम पाकिस्तान के अंदर हालात तब्दील हो जाए। लेकिन ये तब्दील करना नहीं चाहते। ये इनका मुल्क नहीं है, ये सियासतदानों का मुल्क नहीं है। इनके लिए 1 मिनट में टिकट कटवानी और पाकिस्तान से बाहर जाना, यही है इनके बाद। राणा साहब, आपकी नजर में करना क्या चाहते हैं? करना क्या चाहते हैं ये बता दें कि इस वक्त सियासी महाज जो है, सियासी मंजरनामा जो है, वो किस हद तक तब्दील हो रहा है? कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने प्लान सी के हवाले से बताया था, आज पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हम उन्हें लीगल नोटिस भी भेजेंगे। बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि अगर मेरे खानदान को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार इमरान खान होंगे। वजीर आजम ने यहां तक कह दिया कि बेहुदा बयानबाजी की जा रही है और ये शख्स सिर्फ सियासत से मुंसलिक रहने के लिए ऐसे इल्जामात लगा रहे। तो फिर जरा वजीर आजम साहब, आप ये तो बता दें कि आपके वजीर दाखिला 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसों में ये कह चुके हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है। वो झूठे हैं? फिर वो झूठ बोल रहे थे या इमरान खान झूठ बोल रहे हैं? क्यों आपके वजीर दाखिला ने यह बात की? क्या इमरान खान पर कातलाना हमला नहीं हुआ? क्या इमरान खान को मारने की कोशिश नहीं हुई? इमरान खान के घर से आपने तमाम सिक्योरिटी वापस ले ली, चंद एहलकारों के अलावा। लेकिन आज अगर आप स्क्रीन पे दिखा सके वो सिक्योरिटी जो मरियम साहिबा को दी गई है, ना एमपी है वो, ना एमएन है वो, ना वो कोई मुशीर, ना हुकूमत का हिस्सा, किस हैसियत से उनके साथ जैमर वाली गाड़ी भी चल रही है, उनके साथ अलीट के डाले भी चल रहे हैं, उनके साथ पुलिस की लंबी चौड़ी गाड़ियां भी चल रही हैं। एक वजीर आजम से ज्यादा प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है उसकी जान को, इसलिए कि उसकी जान को खतरा है। किससे खतरा है भाई? उनको इस हैसियत में राणा साहब दी गई कि वो 3 बार के वजीर आजम रहने वाले की साहबजादी हैं, मौजूदा वजीर आजम की भतीजी हैं और साबिक वजीर आला पंजाब की कजन हैं, और पाकिस्तान के अंदर जिस पार्टी के वजीर आजम हैं उस पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। चले फिर ठीक है ना, फिर ये कौम जो है ना, कौम इसको भूखा मार दें, आप इस कौम को जहर दे दें, क्योंकि वो भी इतना महंगा ये नहीं खरीद सकते, ताकि ये कौम ना रहे, ना इन पर कोई, ना इन्हें दुख रहे, ना ये कौम हो, ना वो इनके खिलाफ बोल सके।
भाई कप्तान ने अगर कहा है मेरी जान को खतरा है, आज तक उसने जो जो कहा उसी तरह हुआ। चले मैं खबर ब्रेक करता हूं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर कप्तान के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करवा दी? क्या उस FIR को सील नहीं कर दिया गया? 100% ऐसा है। भाई कप्तान की जान को खतरा है। अगर खतरा नहीं था तो फिर मुझे बताएं, वजीराबाद में एक जुनूनी, आप जिसको कहते हैं ये जुनूनी था, मान ले कोई और नहीं था, चले आप इनकी मान ले, लेकिन झूठ बोल रहे हैं। लेकिन वो जो मारने आया तो वो कप्तान को मारने आया था ना, वो को आतशबाजी के लिए गोलियां चलाने नहीं आया था। तो आप कहते हैं कप्तान की जान को खतरा नहीं है? इस मुल्क के अंदर हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। हमारे इस मुल्क के अंदर ईरान से लेकर अफगानिस्तान दोनों ही तरफ से हम पर हमला हो रहा है। दहशतगर्द आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, कौन है वो, किसने भेजे, क्यों भेजे, क्या मकसद था? तो उसके बाद भी आप कह रहे हैं जब युवा महफूज नहीं है तो फिर क्या सियासतदान ये जो है ये महफूज हो गए? इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का लीडर है। होश के नाखून लेने चाहिए हुकूमत को। अगर इमरान खान को कुछ हुआ, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, कोई भी ताकत इंतशार को नहीं संभाल सकेगी। कप्तान को गिरफ्तार किया फिर भी नहीं संभाला जा सकेगा। मुझे नाम याद है, नाम है मेरे पास एक आला पुलिस अफसर का याद सुन ले। एक पुलिस अफसर जो है उसकी तैनाती सिर्फ इस वजह से की गई है कि उसने यकीन दहानी कराई है कि उसने कप्तान को गिरफ्तार करना है, लेकिन ये ख्वाहिश दम तोड़ जाएगी। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब तो कहते हैं कि हमारा कोई इरादा ही नहीं है ऐसा। आज कमर जमान कायरा साहब ने कहा कि अगर इरादा होता तो कब के गिरफ्तार हो चुके होते। जनाब इरादा था इनका, इरादा है इनका। अवामी रद्द अमल बड़ा सख्त है, अवामी जो आगे से रिस्पॉन्स है वो बड़ा सख्त है। अवाम नहीं छोड़ेगी। अवाम आपसे भी तंग है, महंगाई से भी तंग है। अवाम के आगे आपने कुछ सहूलत दी होती हुकूमत ने तो जनाब अवाम सब्र कर लेती। अब कप्तान को गिरफ्तार करने की तो हर रात हर दिन साजिश तैयार होती है, लेकिन इसलिए कामयाब नहीं हो सके कि वहां पर जितना मजमा मरियम साहबा का तो उससे ज्यादा तो कप्तान के घर के बाहर तहरीक इंसाफ के टाइगर मौजूद हैं, जो अपनी गाड़ियों में आते हैं, जिनके पास गाड़ियां अपनी हैं, जिन मोटरसाइकिलों पे आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, अपना खाना खा रहे हैं, सर्दी में बैठे हैं। यहां पर तो गाड़ियां दी गई, बिरयानियां दी गई, कीमे वाले नान दिए गए, यहां पर पता नहीं क्या क्या दिया गया, सारे आए। तो मुझे बताएं कि फिर अवामी रद्द अमल से बचने के लिए सब कुछ जो है ना रोजाना प्लानिंग होती है, सुबह अवामी रद्द-ए-अमल देखते हैं, फौरी पीछे हट जाते हैं। अभी एक फवाद चौधरी की गिरफ्तारी ने इन्हें हिला के रख दिया। जो हुकूमती इत्तेहादी हैं उन्होंने इंतखाबात के हवाले से क्या फैसला किया? खबर आप निकलवा लेते हैं, आप मुझे मेरा वीलॉग ना करने दीजिएगा यासर साहब। पता नहीं आपको कहां से इतला मिल जाती है। ठीक है ना, पूरी तैयारी करते हैं हम, जितनी मर्जी मेहनत करें। हम 6 खबरें आपको दे दी, आप कहते हैं अगली भी देते जाओ, अपना वीलॉग ना करो। यासर साहब आज का दिन नोट कर ले, जितना मर्जी ये जोर लगा ले, जितना मर्जी, अक्टूबर से पहले इलेक्शन हो रहे हैं। हुकूमती जुम्मेदारान को पैगाम मिल चुका है, मर्दमशुमारी हो मर्दमशुमारी ना हो, इलेक्शन अक्टूबर से पहले हो रहे हैं। ये जून में हो जुलाई में हो, इन 90 दिनों में नहीं है, लेकिन 90 दिनों के बाद इलेक्शन हो रहे हैं। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। चलें, ये फिर बता दें कि अगर 90 दिनों के बाद इलेक्शन हो रहे हैं तो फिर ये भी बता दें कि क्या वो इकट्ठे इलेक्शन होंगे या उससे पहले पंजाब के इलेक्शन हो चुके होंगे खैबर पख्तूनख्वा? जी वो इकट्ठे ही होंगे, इकट्ठे इलेक्शन होंगे, इकट्ठे। यानी फिर तो आप ये बात कर रहे हैं कि इकट्ठे इलेक्शन होंगे। एक आईनी जो आईनो कानून की रोशनी के अंदर 90 दिनों में ये जो 2 सूबों के इलेक्शन होने ये नहीं होते दिखाई दे रहे आपको? इस मुल्क के अंदर देखें बड़ी बड़ी एक गेम चली है। इलेक्शन कमीशन ने अपने गले से उतार के गवर्नर्स के गले में डाल दिया सारा कुछ कि जी हम तैयार हैं, आप डेट दें। दोनों गवर्नर्स जो है वो किसी और के इशारे के मुंतजिर हैं कि वहां से इशारा मिले और हम तारीख दें। मेरे पास इतला ये है, जो मेरे पास इतला है
और ये तला मुझे मुसद्दका ज़राए ने दी है। उन्होंने कहा जनाब कि किसी जगह मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये बात हुई कि अगर 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हो जाते हैं, उसके बाद कौमी असम्बली का इलेक्शन दोनों सूबों में, तो आप सोच लें कि पीटीआई को हरा ही कोई नहीं सकता। उसने कहा हमेशा एमएनए के नीचे जो 2 एमपी होते हैं ना, पैसे भी बहुत ज्यादा खर्च करते हैं और वोटर्स को भी वो ही निकाल के लाते हैं। जब नीचे 2 एमपीए किसी और के होंगे और ऊपर एमएनए का इलेक्शन लड़ने वाला, तो जीरो हो जाएगा। उस जिसकी पार्टी के एमपी ये जीते होंगे उसके वोटर तो निकल आएंगे, जिसके हारे होंगे उसके वोटर नहीं निकलेंगे। लिहाजा ये इलेक्शन इकट्ठे ही होंगे। आप देख लीजिएगा, इकट्ठे इलेक्शन होंगे, कबलस वक्त होंगे और ये चीज फाइनल है। इलेक्शन कबलस वक्त होंगे, ये चीज फाइनल हो चुकी है। सियासी नामा तब्दील होगा, लेकिन उसके मईशत पे इसरात क्या पड़ेंगे, पीटीआई की हिकमत अमली क्या है, इसी पर बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदी नाज़रीन। मौजूदा जो मुल्की माशी सूरत हाल है वो सबके सामने है। इसका इदराक वफाकी हुकूमत को भी है, वफाकी हुकूमत एतराफ़ भी करती है, लेकिन बेहतरी के इम्कानात के लिए वो कोई फार्मूला आवाम के सामने नहीं रख रहे। दूसरी तरफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 90 दिनों के अंदर इंतखाबात का ऐलान भी नहीं हुआ, अभी तक गवर्नर्स की जानिब से ऐलान नहीं किया गया। तीसरी बात यह है कि मरीम नवाज साहिबा वापस आ चुकी हैं और बातें अब ये चल रही हैं कि वो पंजाब से तहरीक को चलाएंगी, तहरीक को मजबूत किया जाएगा। तहरीक किस लिए चलाई जा रही है? कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए, अवाम को राम करने के लिए, या अवाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आईना दिखाने के लिए? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ तहरीक चलानी है तो फिर पीटीआई के पास इस वक्त अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए नैरेटिव क्या है? इसी बारे में बात करेंगे। साबिक वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फारूक साहब बहुत मशकूर है आपके वक्त के। फारूक साहब, आपके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज हुआ, अभी तक आपकी गिरफ्तारी की कोशिश नहीं की गई? नहीं, गिरफ्तारी की कोशिश तो बहुत हो चुकी है, लेकिन मुझे बताएं मुकदमा मेरे ऊपर क्या दर्ज किया है? 50 लोग कार्य सरकार में मुदाखलत का, 50 तरबियत याफ्ता कमांडो जो हैं उनको अकेले फारूक हबीब ने जो है वो लूट भी लिया, डकैती कर ली उनके साथ, उनके कपड़े भी फाड़ दिए हैं, वर्दियां भी फाड़ दी हैं और उनको लूट के फरार भी हुए। ये सुना है कभी आपने? ऐसा सीन तो जो है वो कभी भारतीय फिल्मों में भी हमने नहीं देखा। जो सीन इन्होंने बना दिया है पकड़ के, लगता है आजकल FIR कम में अफसाने ज्यादा लेके जा रहे हैं। लिहाजा मैंने तो फराह हबीब साहब, जो बगैर नंबर प्लेट, फराह हबीब साहब ये तो हो गया सारा। आप को अदालत में लेकर फराह हबीब साहब, आपकी वीडियो भी सामने आ गई, आपने कोई ऐसी चीज नहीं की, ये सारी लेकिन एक चीज तो बताए, ये सारी पुलिस अब तक तकरीबन वही है, चंद आज बदले, लेकिन आप पे FIR उसी पुलिस ने दी जिन लोगों को आप लोगों ने ही लगाया। चलें, वो सरकारी मुलाजम है, किस न किस तरफ चलते हैं। खान साहब, अब इन तमाम ज्यादतियों के खिलाफ क्या 2 हफ्ते इंतजार करेंगे या आप एक कोई फाइनल राउंड खेलने भी जा रहे हैं? देखिए, फाइनल राउंड तो शुरू हो चुका होगा। हमने जो असम्बलियां तहलील की हैं वो फाइनल राउंड के लिए की हैं। उसकी वजह यह है कि हमने मुल्क को तसादुम से बचाया है कि ये मुल्क में अंग्रेजी खाना जंगी तसादुम जैसे हालात पैदा करना चाहते थे। हमने आईनी रास्ता इख्तियार किया, हमने कहा इनको मौका दो जो असम्बलियां तहलील करके इंतखाबात की राह हमवार। लेकिन मुझे बड़ा इस हवाले से मुझे हैरानगी भी हुई और मैंने आज ये सवाल भी सामने रखा है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं जी इंतखाबात का फैसला एस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन ने करना है, ये इख्तियार उनके पास नहीं है। मैंने ये सवाल पूछा है कि अगर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने हाथ खड़े कर दिए हैं तो आइन का आर्टिकल 105 तो उनकी जिम्मेदारी के बारे में बताता है कि इंतखाबात की तारीख गवर्नर ने देनी है जो 90 रोज से ज्यादा नहीं हो। तो इसके ऊपर अगर इस गैर आईनी इल्जाम जो उन्होंने लगा दिया एस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन के ऊपर, अभी तक कोई तरदीद तस्दीक जो है इन दोनों जगहों से जो है वो नहीं आई, तो इस हवाले से शुकूक व शुबहात जो हैं वो पहले ही मौजूद है। तो ये ना हो कि ये हकीकत की शक्ल इख्तियार कर दें, तो लिहाजा कोई तस्दीक या तरदीद कर दे ताकि हमें मालूम पड़ जाए फैसला किसने करना है, ताकि उस लिहाज से जो है वो फिर हम भी अपनी हिकमत अमली बना लें। आज खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा है, उस खत का रद्द अमल कैसा देख रहे हैं? आपको लगता है कि आपका मौक़िफ़ सुना जाएगा?
देखें, पिछले 9 में जितनी बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, अरशद शरीफ की शहादत से लेके या शहबाज गिल, आज़म सवाती, इमरान कातलाना हमला और अब जो फवाद चौधरी के साथ जो सलूक किया गया है, ये बेसिकली जो काला कपड़ा आज फवाद चौधरी के मुंह पर डाला गया था, ये मुझे लग रहा है कि ये काला कपड़ा जो है वो निज़ाम इंसाफ के ऊपर डाल दिया गया और इस वक्त जो है वो इस निज़ाम को इस अंदाज से ताकतवर में जकड़ा हुआ है कि अगर हाई कोर्ट 3-3 बार आर्डर भी दे तो बंदा जो है वो लाहौर हाई कोर्ट प्रोड्यूस होने की बजाय इस्लामाबाद की तरफ जाता है और अगर कोई उसको रोक के ये कहे कि आप तौहीन अदालत कर रहे हो तो उसके ऊपर FIR कट जाती हैं, क्योंकि ताकतवर का जोर चलता है। जब ताकतवर का जैमर चलता है तो सिग्नल भी ऑफ हो जाते हैं, फिर जो है वो किसी को कुछ दिखाई भी नहीं देता। तो लिहाजा ये जब इतनी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हो तो एक शहरी जो उसको आइन के अंदर हकूक हासिल है वो इंसाफ के लिए किसकी तरफ देखेगा? अदलिया की तरफ ही देखेगा ना। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये मैं समझता हूँ कि उनका इख्तियार भी है और उनसे इंसाफ की उम्मीद भी है। पूरा पाकिस्तान इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ देख रहा है कि इन हालात के अंदर जो है वो क्या कदम लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि इतनी जो ब्लेटेंट खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उसके ऊपर जो है वो उनको बिल्कुल नोटिस जो है वो लेना चाहिए और ये पाकिस्तान के अंदर एक डिसाइसिव फरह हबीब साहब, खान साहब ने कल का इल्ज़ाम लगाया कि आसफ अली जरदारी साहब उन्हें मरवाना चाहते हैं और उन्होंने किसी को पैसे कलअदम तंजीम को दिए और उनको टारगेट दिए। तो ये भी तो खान साहब तक इतला पहुंची होगी वो तंजीम कौन सी है, कहाँ से आई है, पाकिस्तान की तंजीम है, पाकिस्तान से बाहर की तंजीम है, सिंध से तलक रखने वाली तंजीम है, क्या कोई इसकी अवाम जानना चाहती है इस चीज़ को? और इस पर आज बिलावल ने बड़ा सख्त रिएक्शन दिया है। अफगानिस्तान से एक ग्रुप है जिस हवाले से इतलात हमारे पास पहुंची है और राना साहब आप बड़े बाखबर आदमी हैं, आपको पता है इस टाइम अगर किसी की जान को रिस्क है वो इमरान खान है। पहले एक कातलाना हमला हो चुका हुआ है और क्यों रिस्क है ये भी आपको पता है। क्यों ये खौफजदा है उनसे ये भी आपको पता है, ये किसी और पूरी कौम को पता है, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। जिस भोंडे अंदाज से उनकी सिक्योरिटी वापस ली गई है, मेरे सामने जो है यहाँ पे जो कॉल आई है कि आप जनाब वापस पहुंचे वरना आपकी नौकरियों से आपको फारिग कर दिया जाएगा, आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। वो लोग जो जाना नहीं चाहते थे क्योंकि वो भी पाकिस्तानी तो है ना, उन्हें पता है वो एक मौके वतन लीडर के साथ ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उनको फोर्स किया गया यहाँ से जाने के लिए। अब मुझे बताएं अगर कोई मिसहैप हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये तो इनका वजीर दाखिला खुद बयान दे रहा है कि जनाब किसी गैर मुल्की एजेंसी से भी खतरा है इमरान खान को। तो मुझे आप ये बताएं तो अगर खतरा है तो ये फिर खतरे को सिक्योरिटी वापस लेके टैकल कर रहे हैं। ये इनकी बदनीयती है। नहीं, आपने ये बहुत बड़ी बात की है कि अफगानिस्तान की कुछ तंजीम है जिसको पैसे दिए गए, ये बहुत बड़ी बात की है आपने। बिल्कुल, और उसमें आसिफ अली जरदारी का जो है वो नाम आ रहा है और इनकी पुरानी टैक्टिक्स हैं कि ये जो ब्रीफ केस ना ले उसको रास्ते से हटा दिया जाता है। और यहाँ पर आपने देखा है कि जिस डॉक्टर रिजवान ने केस की तहकीकात की वो अल्लाह को प्यारे हो गए और जिस जज ने इनको जो है वो बरी किया वो जो जज साहब थे अवान साहब को इंफॉर्मेशन कमीशन का चेयरमैन लगा दिया गया। तो ये तो डॉक्ट्राइन इनका बड़ा पुराना है। लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि सियासत से अलहदा हो जाने की वजह से खान साहब जो हैं वो सटपटा गए हैं, इसलिए वो इल्जामात लगा रहे हैं। एक तो वो कानूनी कार्रवाई करना चाह रहे हैं आपके खिलाफ, दूसरी बात ये आपके मुखालिफिन ये राय रखते हैं कि खान साहब रोज़ाना की बुनियाद पे अपने इल्ज़ामात को तब्दील कर लेते हैं। पहले वो कहते थे कि रजीम चेंज के पीछे अमेरिका है, फिर कहा आसिफ अली जरदारी है, फिर कहा बाजवा साहब है और अब कह दिया कि मरकजी किरदार जो है वो मोहसिन नकवी साहब है। देखें, बात यह है कि रजीम चेंज का कोई एक किरदार तो नहीं था, हमने तो पहले आपको बताया था। रजीम चेंज का हमने कहा था कि रजीम चेंज के साथ लोकल हैंडलर्स भी शामिल हैं और ये वही हैंडलर्स हैं जिनका नाम आपके सामने आ चुका हुआ है। आप मुझे ये बताएं ना, ये जो निगरान सेटअप है, सारी जिंदगी राना अजीम साहब ने, मुझे पता है यहाँ पे इन्होंने सहाफियों की आज़ादी के लिए, आज़ादी सहाफत के लिए सड़कों के ऊपर मारे भी खाई हैं, प्रोटेस्ट भी किए हैं। हम भी इनके साथ शामिल होते हैं, इनको भी पता है किसके ताने बाने किसके साथ मिलते हैं। अब ये किसी से कोई ढके छुपी तो नहीं है। अब ये निगरान सेटअप नहीं है, ये निगरानी वाला सेटअप है।
यानी ये निगरानी वालों की निगरानी में बना सेटअप है, जिन्होंने सारे 25 मई के चुन चुन के अफसरान जो हैं उनको RPOs लगा दिया है, किसी को CCPO लाहौर बना दिया है। तो ये किसी से ढकी चीजें तो नहीं है, ढकी चुकी चीजें तो नहीं है। तो क्या प्लान जो है वो पर्दे पर्दा बना हुआ है, जिसके ऊपर अमल दरामद के लिए ऐसे लोगों को लगाया जा रहा है जिन्होंने 25 मई का जो इन्होंने जुल्म और ज्यादती करवाई थी। ये सवाल तो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है ना, और ये इंतखाबात से राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि अब पूरा मीडिया, मुल्क के हालात तो सबके सामने है। डॉलर 2 दिन में 33 रुपए महंगा हो गया, 9 माह में 85 रुपए महंगा हो गया। इसके अलावा फैक्ट्रियां बंद हैं, सनतें बंद हैं, मजदूर बेरोजगार है, महंगाई का तूफान आ गया, बिजली गैस के बिल अब लोगों से अगले महीनों में अदा नहीं होने जो कुछ ये करने जा रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में 35 से 50 रुपए इजाफा होने जा रहा है, ये सारी डिवैल्यूएशन की वजह से। महंगाई का वो तूफान आ रहा है जो आम आदमी को, गरीब आदमी को बहा के ले जाएगा। अगर अब इंतखाबात नहीं होंगे तो इनकी ख्याकारियों के ऊपर फुल स्टॉप कौन लगाएगा? मुल्क को इस्तेहकाम कैसे मिलेगा? भाई आप ताकतवर हैं, हम कहते हैं आप ताकतवर हैं, लेकिन ये ताकत डॉलर सस्ता करने पे लगाओ ना, ये महंगाई खत्म करने पे ये ताकत लगाओ, ये हमें जेलों में डालने में ना लगाओ। इसका मुल्क का कोई फायदा नहीं होगा, मुल्क का नुकसान होगा। आपको क्या इतला है कि इलेक्शन हो कब तक रहे हैं? इतला तो होगी ना आपकी। देखें, हम तो चाहते हैं इलेक्शन फौरी हो। इलेक्शन जो है, अब इलेक्शन की तारीख अभी तक जो है वो आ जानी चाहिए। जो अभी तक तारीख इलेक्शन की नहीं आई, और उसमें आपको एक और खबर रखता चलूं आपके सामने कि कौमी असम्बली के इस्तीफे बाद में मंजूर होते हैं, ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल भी आ जाता है। जो असम्बलियां पहले तहलील हुई हैं उनका शेड्यूल नहीं आ रहा, इलेक्शन की डेट नहीं दी जा रही। तो फिर ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर जब तनकीद की है फवाद चौधरी ने, वो तनकीद तो उनकी जायज है, और जब सच बोला जाता है तो वो बुरा भी लगता है, सच कड़वा भी होता है। फिर थाना कोसार में बंदा पहले उठाते हैं, FIR बाद में दर्ज होती है। अच्छा फरूक हबीब साहब, आपके दौरे हुकूमत में PDM में शामिल जमातों ने महंगाई मार्च किए थे, आपने भी अपना मार्च करना चाहा, लेकिन उस वक्त आपने तो इस तनाजुर में करना चाहा कि आपकी हुकूमत तब्दील कर दी गई। लेकिन अब महंगाई मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर है, आप लोग तहरीक चलाना चाह रहे हैं। तहरीक किस तनाजुर में होगी? शहर शहर जलसे किए जाएंगे या फिर किसी मार्च का इनेकाद किया जाएगा? ये देखिए, तहरीक तो चल पड़ी है, तहरीक तो रुकी नहीं है। ये अवाम की तहरीक है, अवाम की मोबिलाइजेशन है, जिससे ये खौफजदा है। अब मुझे आप ये बताएं कि आज इतना बड़ा लाहौर शहर, जहाँ से 30 MPA की सीटें हों, 15 MNA की सीटें हों वहाँ पर, और पूरे पंजाब से जोर लगाकर तमाम 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले की तैयारियों के बावजूद अगर वहाँ लाहौर शहर में आज आप कहें जनाब मरियम साहबा जो है वो अपना ऑपरेशन करा के वापस आई हैं, और उनके इस्तकबाल के लिए जो है वो मरियम नवाज का इस्तकबाल मरियम नवाज ने किया वहाँ पे। तो इसके अलावा तो कोई, लाहौर ने तो आज मुस्तरद कर दी इन तौर को। जो कहते थे लाखों लोग वहाँ पे होंगे, वो तमाम जो रिपोर्टें आ रही हैं हमारे पास एजेंसियों की, स्पेशल ब्रांच की, जो मीडिया की खबरें आई हैं, वहाँ पे तो चंद हजार लोग भी जमा हुए थे। तो ये क्या करना चाहते हैं? ये जी मेरे पास रिपोर्ट है जी, 5,700, 5,300 और 5,000, ये 3 एजेंसियों की रिपोर्ट मेरे पास है। और आप जब सड़क के ऊपर खड़े होके गली के अंदर आप इज्तिमा करेंगे, ना बंदे पड़ेंगे, तो हमें पता फोटोशॉप तस्वीरें कैसे। फरूक हबीब साहब, मरियम नवाज साहिबा ने तो आज कह दिया कि आप सबके महबूब कायद जो हैं वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। उन्होंने आज अवाम के जम्मे गफीर से जो उनके सामने मौजूद था उससे खिताब करते हुए कहा है नवाज शरीफ साहब वापस आ गए तो फिर क्या होगा? आपको लगता है कि टक्कर दी जाएगी आपको, या फिर वो अपने केसेस का सामना करेंगे? आप बेफिक्र हो जाए, नवाज शरीफ से भी प्लेटलेट्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरह ऊपर नीचे होते रहते हैं, और अगर थोड़े से हालात जो हैं इनके लिए खराब हो गए तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, और डॉक्टरों ने उनको सफर ना करने का मशवरा देते हैं। तो लिहाजा कोई पेशेंट को इस हवाले से जो है वो की नहीं जा सकती, लेकिन अगर उन्होंने आना है तो उनको कानून के मुताबिक तो जेल में जाना है। लेकिन जिस तरह का आजकल आपको पता है काला कानून चल रहा है, आइन और कानून की हाकिमियत तो खत्म हो गई है, तो कोई पता नहीं है, सीधा ही उनको वजीर आजम ना बना दें पकड़ के, क्योंकि उनकी वैसे तो वो नाअहल है, लेकिन जिस किस्म के इस वक्त हालात चल रहे हैं तो कोई पता नहीं इन हालात। अच्छा फरहा हबीब साहब, ये बता दें 33 हल्कों के इलेक्शन का शेड्यूल आ गया है, क्या इन 33 हल्कों में खान साहब खुद इलेक्शन लड़ेंगे
या उम्मीदवारों का चुनाव करके इलेक्शन लड़ाया जाएगा? देखिए, कल हमारी पार्टी का कोर कमेटी का इजलास जो है वो तलब किया गया है। उसमें जो मौजूदा फौरी इंतखाबात की गिरफ्तारी है, मुल्क की जो माशी सूरत हाल है, इन तमाम मामलात में जो है वो ज़ेरे गौर आएंगे। जो लाया अमल बनेगा वो आपके सामने रखेंगे। साथ ही पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुलाया गया है कौमी असम्बली की, उसमें ये तमाम चीजें जो है वो ज़ेरे बहस आएंगी। अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि पीटीएम को उम्मीदवार नहीं मिल रहे। उनके अपने पुराने उम्मीदवार भी जो है वो इन ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको शिकस्त फाश नजर आ रही है। फरूख हबीब साहब, आप पीटीआई की प्लानिंग क्या है? इब्तदाई तौर पे आप लोगों ने कहा था कि तमाम असम्बलियों से बाहर निकल जाएंगे। क्या तजर्बा सही नहीं रहा, या फिर अगले मरहले में सिंध की असम्बली से भी लोग बाहर आएंगे, गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली को भी छोड़ दिया जाएगा? नहीं, देखिए, गिलगित बल्तिस्तान की तो एक असम्बली का जो पाकिस्तान के कौमी इंतखाबात हैं उनके साथ उनका ताल्लुक नहीं है। और लेकिन इसके अलावा जो तक आपने कहा सिंध के अंदर तो ऑलरेडी हम अपोजिशन के अंदर हैं, और हमारे अरकान की वो तादाद नहीं आए ना आए, उनसे वहाँ पे वो कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट होता। लेकिन जहाँ इम्पैक्ट क्रिएट होता था वहाँ से हम बाहर आ गए हैं। दोनों सूबों में हमारी हुकूमतें थी, यहाँ कोई काउंसलर की सीट छोड़ने को तैयार नहीं होता। हमने तो दो असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं, और आप ये देखें कि जब से 186 अरकान पूरे हुए, इनका सारा गेम प्लान पलट गया है। अब जो कुछ हो रहा है वो पैनिक के अंदर हो रहा है, इनको समझ नहीं आ रही कि अब ये करें क्या। लिहाजा इनको बार बार ये हम कह रहे हैं बात कि आप आइन के ऊपर अमल दरामद करें, आइन से बाहर निकल के कोई काम ना करें। अगर आप कोई ऐसा काम करेंगे जो अवाम की ख्वाहिश के खिलाफ होगा तो उससे मुल्क में नफरतें कम होने की बजाय नफरतें बढ़ेंगी, और नफरतों के बीज अगर बोएंगे तो उसके नताइज जो हैं वो पहले भी पाकिस्तान भोग चुका है, वो बड़े संगीन नताइज। नफरतों के बीज अगर बोए जाएंगे तो फिर जो फसल उगेगी उससे मजीद नफरतों को ही आबादी जा सकती है। बहुत शुक्रिया फरूख हबीब साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, सियासी और माशी मंजरनामे पर बात की जाएगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। राना साहब, आप क्या समझते हैं, फरूख हबीब साहब जिस तरह बात करके गए हैं, तहरीक जो चलेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये मार्च की सूरत इख्तियार करेगी, जलसों की सूरत इख्तियार करेगी, किस नताइज तक पहुंचेगी? देखिए, मेरे पास जो इतला है वो ये है कि कप्तान जमान पार्क से ही तहरीक को शुरू करेगा। देखिए, तहरीक ऑलरेडी शुरू है, लेकिन कप्तान जमान पार्क से ये एक भरपूर जो है वो एक रैली की शक्ल में निकलेगा, और कप्तान जो रैली की शक्ल में निकलेगा, कप्तान के साथ कारकुन होंगे, वकला होंगे, और कप्तान का जगह जगह इस्तकबाल होगा। और ये कप्तान इस तरीके से निकलेगा, वो नहीं होगा कि अब भी आप मरीद के पहुंचे हैं और मरीद के से लोग वापस चले गए हैं, अगले दिन फिर दोबारा नहीं। कप्तान अब कंटिन्यू करेगा, कप्तान अब शहर दर शहर होगा। मसलन पहले मरहले में पंजाब, दूसरे मरहले में पूरा KPK, और उसके बाद फिर सिंध, फिर जो बलोचिस्तान। कप्तान ऐसी गेम बनाएगा। और जब मैं आपको यह भी एडवांस में बता देता हूं, कप्तान अभी पंजाब में ही होगा, अभी उसकी कंपेन अवामी तहरीक पंजाब में ही होगी, और आपको कौमी इलेक्शन नजर आ जाएंगे। ये मैं आपको मुसद्दका बात कह रहा हूं, आपको कौमी इलेक्शन नजर आ जाएंगे। ये जितना मर्जी कर ले, मैं कह रहा हूं कि इन्होंने मैक्सिमम क्या करना है, इन्होंने 1 मार्च से तहरीक शुरू कर देनी है मर्दमशुमारी की, तो फिर उन्होंने कहना कानून कहता जब मर्दमशुमारी हो रही हो तो आप इलेक्शन ही करा सकते। लेकिन इस मुल्क में कानून नाम की चीज है कोई नहीं। कानून तो यह भी कहता है 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं, कानून तो और भी बहुत कुछ कहता है। लेकिन कप्तान अब फैसला कर चुका है, कप्तान ऐसी अवामी तहरीक शुरू करने लगा है कि इस तहरीक को रोकना या इसके आगे खड़े होना मुमकिन ही नहीं है। कप्तान अवामी सैलाब के जरिए इन सब को बहा ले जाएगा। इनकी उम्मीदें, इनकी आसें, इनकी ख्वाहिशें, इनकी तमन्नाएं सब खत्म हो जाएंगी। कप्तान ने अपना पूरा रोड मैप मुकम्मल तौर पर बना लिया है। देखें, 2 दिन बाद हालात
अचानक तेज से तब्दील होने शुरू हो जाने हैं। इस वक्त जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको फैसलाबाद में पेट्रोल नहीं मिल रहा, आपको सियालकोट में पेट्रोल नहीं मिल रहा, आपको शेखुपुरा में पेट्रोल नहीं मिल रहा, आपको लाहौर में पेट्रोल नहीं मिल रहा, आपको आधे से ज्यादा पाकिस्तान से पेट्रोल नहीं मिल रहा। कल सुबह जब होगी लोगों को और दीगर चीजें नहीं मिलेंगी, लोग फिर जोकदार जोक खुद निकलेंगे। नफरत की फजा जो है वो हुक्मरानों के लिए एक इंतहाई खौफनाक सैलाब की सूरत में आएगी। वो सैलाब हर वो शख्स जो है कप्तान के काफिले का मुसाफिर बन जाएगा, उसका हिस्सा बन जाएगा कि जो नहीं भी कप्तान के साथ था वो इस हुकूमत से निजात के लिए कप्तान के साथ चला जाएगा। आपको ये नजर आ जाएगा। ये चंद दिन की बात है। आज मरियम साहिबा पार्टी टिकट के हवाले से क्या प्लान किया गया है? क्या इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने के बाद पार्टी टिकट जारी किए जाएंगे या अभी लिस्टें फाइनल हो चुकी? देखिए, फरवरी के दूसरे हफ्ते में लोगों को फ्री हैंड दे दिया जाएगा, गो हेड दे दिया जाएगा कि जाए जाके अपने अपने। एक तो उन तमाम लोगों को जो साहब जो एमएनए इनके साथ खड़े थे उनको कह दिया गया आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो एमपीएन के साथ खड़े थे उनको गो हेड दे दिया गया। कुछ लोगों के, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, हल्के तब्दील कर दिए गए। कुछ लोगों के हल्के तब्दील कर दिए गए हैं जी। उसकी वजूहात? कुछ लोगों के मुझे यहां से समझ नहीं आ रही उसकी क्या वजूहात हैं, क्यों हल्के तब्दील किए गए? वजूहात यह है कि उन्होंने वो हल्के जो कल पिछली दफा पिछले इलेक्शन में लाहौर से जिन हल्कों से हारे थे, अब उन हल्कों में ये तगड़े उम्मीदवार जो इनके जीते हुए दूसरे हल्कों से, इन्हें पता है कि एक हल्का हमारा जो है उसमें हम किसी को भी खड़ा करेंगे वो जीत सकता है, इसलिए वो हल्का दूसरा जो हल्का कमजोर था अब वो मजबूत हो चुका है और एक मजबूत उम्मीदवार को वहां पर लेकर आते हैं तो आसानी से वोट शिस्ट पे ये जीत सकते हैं। इसलिए लाहौर में भी और चंद और शहरों में भी ये हल्के भी चेंज करेंगे। ये मैं आपको बिल्कुल आपको मैं तस्दीक शुदा बात कह रहा हूं क्योंकि ये मेरी बात हुई है। उसके बाद आए हल्के तब्दील भी होंगे, लोगों को इन्होंने फ्री हैंड भी दे देंगे कि सेकंड वीक में जाए जाकर अपने इलेक्शन कैंपेन करें, लोग इलेक्शन कैंपेन करेंगे। यही एक इनका प्लस पॉइंट होगा। जबकि मुस्लिम लीग नून को उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे। मुस्लिम लीग नून के पास उम्मीदवारों की जो एक लिस्ट है उसमें मैं आपको तस्दीक शुदा बात कह रहा हूं, उसमें कमोबेश कोई 60 हल्के वो हैं जहां पर लिस्ट में जिनके उम्मीदवारों के नाम ही नहीं है, यानी इनके पास उम्मीदवार नहीं है। लोग इनके लिए इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है। लोग कहते हैं जनाब आप हमें यह बता दें कि आप अपने हलकों में जाकर वोट किस बुनियाद पर मांगे, अपने हलकों में वोट हमें लोग क्यों देंगे, हमें वोट देने की लोगों के पास कोई वजूहात नहीं है। लोग तो हमें गालियां निकालते हैं। लोग कहते हैं जनाब आप पेट्रोल महंगा कर दिया, आटा महंगा कर दिया, आपने घी महंगा कर दिया, आपने सब्जियां महंगी कर दी, आपने अद्वियात महंगी कर दी, हर वो चीज महंगी कर दी जो एक रोजमर्रा की अशियां हैं। तो लोग इन्हें वोट नहीं देंगे। मुझे खुद एक एमपी ने कहा प्लानिंग क्या है, जो पार्टी को लीड करना चाह रही है मरियम नवाज साहिबा, एक तहरीक का आगाज करना चाह रही हैं, वो प्लान क्या करके बैठे हुए हैं? उनके ज़हन में यह है कि हम लोगों को झूठी तसल्ली देकर और मियां नवाज शरीफ का नाम बेचकर हम ले जाएंगे। उनके ज़हन में यह है कि निगरान सेटअप जो है वो इनको सपोर्ट करेगा। उनके ज़हन में यह है कि इलेक्शन कमीशन उन्हें सपोर्ट करेगा। उनके ज़हन में यह है कि उनको इंतजामिया सपोर्ट करेगी और उसकी वजह से वो जीत जाएंगे। लेकिन वो क्यों भूल गए कि इन्हीं का वज़ीर आला पंजाब में था, इन्हीं की इंतजामिया पंजाब में थी, इन्हीं के लोग पंजाब में थे, ये रातों रात तरक्याती काम भी करा रहे थे। फिर ये ज़िमनी इलेक्शन हार गए। ना उस वक्त पेट्रोल इतना महंगा था, ना उस वक्त बिजली इतनी महंगी थी, ना उस वक्त गैस इतनी महंगी थी, ना उस वक्त पानी इतना महंगा था, ना उस वक्त इतनी बेरोजगारी थी, ना उस वक्त इतनी इंडस्ट्री बंद थी। अब तो सब कुछ है। अब इनके ये अपने साथ सारे अदारों को बिठा भी ले, उसके बावजूद भी इलेक्शन नहीं जीत सकते। यानी कोई ऐसा बयान नहीं बनाया जा सकता जिसे अवाम तक पहुंचाया जा सके और अवाम की हिमायत हासिल की जा सके। ये एक बुनियादी सूरत हाल है और इसका इदराक वफाकी हुकूमत को भी है, लेकिन उनकी प्लानिंग क्या रहती है ये एक ज़रूरी अमर है। प्रिया नाज़रीन, द लास्ट आवर का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।